आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कई नेता राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों के विशेष व्रत अनुष्ठान की शुरुआत की है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने 4 बड़ी बातें कही हैं देश के लोगों के लिए। पहली बात, आज से लेकर 22 जनवरी तक प्रधानमंत्री मोदी 11 दिनों का कठिन व्रत रखेंगे और इस दौरान एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान का भी वो पालन करेंगे। दूसरा, इस व्रत अनुष्ठान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने नासिक के उसी पंचवटी क्षेत्र से की है, जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने एक लंबी अवधि में निवास किया था। यानी ये जो क्षेत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और पंचवटी के इसी क्षेत्र में भगवान राम का एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसे काला राम मंदिर कहते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी अपने व्रत अनुष्ठान की शुरुआत करने के लिए इसी मंदिर में पहुंचे, जहां सम्मान पत्र देकर उनका स्वागत किया गया। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर में मंजीरे बजाकर कीर्तन किया और भगवान राम की भक्ति और आराधना करने के साथ साथ मंदिर में स्वयं ही साफ सफाई भी की और लोगों से भी अपील की कि वो देश के मंदिरों को स्वच्छ बनाने में अपना अपना योगदान दें। मंदिर का निर्माण वर्ष 1782 में सरदार रंगराव ओडेकर द्वारा करवाया गया था और यह मंदिर जिस स्थान पर बना है वहां उससे पहले लकड़ी का एक मंदिर हुआ करता था। और ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री राम वनवास के दिनों में रुके थे। और इस बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने इस ऑडियो संदेश में किया है। इसके अलावा आज उन्होंने अपनी मां हीराबा को याद करते हुए कहा कि उनकी मां अपने जीवन के अंत तक राम सीता का नाम ही जपा करती थी। और अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले राम भक्तों को भी याद किया है और कहा कि इस अवसर का भारत ने 500 वर्षों तक धैर्य के साथ इंतजार किया है। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए
आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें। ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम। आज प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक में एक रोड शो भी किया जो 1.5 किलोमीटर लंबा था और इस दौरान उन्होंने नासिक में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा खेल उत्सव की शुरुआत की और कहा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोग श्रमदान करें और उन्होंने देश के युवाओं से भी ये कहा है कि वो नशे की लत से दूर रहें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और अब फिलहाल ये नासिक की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचे रोड शो के दौरान किस तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ उत्साह के साथ स्वागत यहां किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारी अपने प्रजा के लिए एक आदर्श राजमाता थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर उन्हें संजय बंसोडे जी से कि वे प्रधानमंत्री जी को स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा भेंट करें। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने पर जोर दिया है। अपने राज्यों की संस्कृतियां, परंपराओं और अपने सपनों आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। तो आज आपके लिए संदेश ये है कि प्रधानमंत्री अक्सर समय देखकर कुछ ना कुछ अपील देशवासियों से करते रहते हैं और हमेशा से जब भी वो कोई अपील करते हैं उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। आपको याद होगा स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने ऐसे ही शुरू किया। उसके बाद जब कोविड आया तो उन्होंने लोगों से अपील की कि वो थाली बजाएं और मेक इन इंडिया की जो अपील है वो भी बड़ी कारगर साबित हुई। आज उन्होंने कुछ नई अपील देश के लोगों से की है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कही है कि मंदिरों को साफ करने में लोगों को अपना योगदान देना चाहिए और लोग इस दौरान अपना श्रमदान करें। और दूसरी बड़ी बात युवाओं से कही है कि वो नशे से दूर रहें। अब आप ये देखिए कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं से क्या कहीं पर कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या विपक्ष के नेता इसका महत्व समझने से चूक गए हैं? क्या उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है? क्योंकि विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी से थी, लेकिन वो
मोदी से लड़ते लड़ते अब ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम से ही लड़ने लगे हैं, राम मंदिर से ही लड़ने लगे हैं, और उन्होंने भगवान राम के मंदिर का बहिष्कार करके असल में यह पूरा मुद्दा बीजेपी को बड़ी आसानी से एक थाली में परोस कर दे दिया है। और इससे कहीं ना कहीं देश में यह संदेश गया है कि विपक्ष की राम मंदिर में ना तो आस्था है और ना ही कोई रुचि है। तो आज बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है? सोचिए, कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता अगर ये कहते कि भगवान श्री राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नहीं है, और वो भी राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होते और कहते कि हमारी भी उतनी ही आस्था है, हम भी उतनी ही श्रद्धा के साथ, उतने ही उत्साह के साथ राम मंदिर के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, फोटो भी खिंचवाएंगे, इंटरव्यू भी देंगे, वहां पर हम आपको खड़े हुए नजर भी आएंगे, रामलला का दर्शन भी करेंगे। अगर विपक्ष ये कहता तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। और ऐसा ना करके विपक्ष की जो लड़ाई है, विपक्ष ने यह साबित कर दिया है कि उसकी लड़ाई असल में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ जो है वो थी, और वो चाहते तो इसे वहीं तक वो सीमित रख सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री का विरोध करते करते, उनका विरोध करने के चक्कर में विपक्ष के ये बड़े बड़े नेता अब भगवान राम का ही विरोध करने लगे हैं, और उसकी शायद ये सबसे बड़ी गलती होगी। अब देखिए, जो चुनाव का नतीजा आएगा, ये गलती है या एक बहुत बड़ी रणनीति है, ये तो चुनाव का जब नतीजा आएगा, लोकसभा चुनाव का, तो पता चलेगा। लेकिन आज ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चुनावी नुकसान और चुनावी फायदे से दूर होनी चाहिए, और भगवान श्री राम एक ऐसे आस्था का विषय है जिसे असल में आप वोटों से नहीं तोल सकते। और यह वही गलती है जो एक जमाने में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने भी की थी। आपको याद होगा 1990 के दशक में जब कार सेवक राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे और बीजेपी राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाल रही थी, तब मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जैसे नेता बीजेपी से लड़ते लड़ते भगवान राम से ही लड़ने लगे थे, और मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर तब गोलियां चलवा दी थी। और आज भी विपक्ष फिर से वही गलती दोहरा रहा है। आज पूरा देश ये देख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तो राम मंदिर के लिए व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध करके भगवान राम का एक प्रकार से अपमान कर रहा है। इसके अलावा आज पूरे देश में इस बात की भी चर्चा है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1949 में बाबरी मस्जिद में भगवान श्री राम की प्रतिमा मिलने पर कुछ नहीं किया और इससे सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका जताई, और फिर बाद में सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी उन्होंने विरोध करते हुए इसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, और तब के राष्ट्रपति को भी यह सलाह दी थी कि वो भी इसमें शामिल ना हो। और फिर आगे चलकर उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी लगभग 17 वर्षों तक देश की प्रधानमंत्री रहते हुए भी कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए नहीं गई, और इसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी भी कभी राम जन्मभूमि के दर्शन करने नहीं गए। और फिर यूपीए की सरकार में वर्ष 2007 में भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया। अगर उस नेहरू गांधी परिवार से सोनिया गांधी राम मंदिर के उद्घाटन में अगर नहीं जा रही हैं, तो इससे असल में किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे शुरुआत से उन्होंने इसी परंपरा का निर्वहन किया है। लेकिन क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा? यह देखने वाली बात होगी। और आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की नहीं बल्कि चीन, बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे आप? तो ये हमारा जो है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, यह हमारा मुद्दा नहीं है। अब यहां सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब कांग्रेस शायद मुस्लिम वोटों के लिए राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है, तब कांग्रेस के ही मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने कहा है कि वो भगवान राम के ही वंशज हैं
और उन्होंने बीजेपी से भी यह पूछा है कि भगवान राम सिर्फ बीजेपी के ही कैसे हो सकते हैं। तो असल में इमरान मसूद जो बात कह रहे हैं या कह गए हैं, वो बात गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को कहनी चाहिए थी, लेकिन उसने तो मुस्लिम वोटों के लिए ऐसा नहीं किया। लेकिन इमरान मसूद आज खुलकर ये कह गए कि हम सब भगवान राम के ही वंशज हैं। राम हम सब के आदमी हैं, राम हम सब के बाद राम के हम सब वंशज हैं, राम के हम सब मानने वाले। मैं पहले से मुसलमान इस बात को कहते हुए कोई फर्क नहीं रखता, अगर राम के सफर कर दी तो सम्मान नजर आएगी, और सम्मान लेडी के मन में है, कोई सम्मान इमरान के मन में है। लेकिन राम के घर का न्योता नहीं, राम को बुलाने वाले हैं, ये राम को लाने वाले कहां से हो गए। हमारे देश के नेताओं ने दशकों तक यह धारणा बनाने का प्रयास किया कि इस देश के सभी मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ हैं, जबकि यह सच नहीं है। सच यह है कि इस देश का हर सच्चा और सेकुलर मुसलमान राम मंदिर के पक्ष में है, और इस बात को आप नूर आलम की कहानी से आज समझ पाएंगे। नूर आलम, जिनकी जमीन राम मंदिर के पास है, और वो 18 जनवरी से अपनी जमीन पर 20,000 राम भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन करवा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जब वो राम मंदिर को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राम जन्मभूमि परिसर के पास बहुत से लोग रहते हैं, उन लोगों की भावनाएं प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हैं। इस समय हम पीछे देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि की ये रेलिंग है और ठीक इसके बगल में हम लोग खड़े हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिसमें हम पीछे देख रहे हैं निर्माण कार्य हो रहा है, ये शौचालय बन रहा है, और इसके साथ ही इधर भी निर्माण कार्य हो रहा है जिसमें रसोई बन रही है। वजह यह है कि ठीक इसी जगह पर भंडारा लगाया जाएगा, और ये भंडारा प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही शुरू होगा, और इसको अयोध्या का सबसे बड़ा भंडारा भी कहा जा सकता है। लेकिन हम इस भंडारे के पीछे जो शख्स है उससे मिलवाते हैं। वो शख्स है नूर आलम। यूसुफ आरा मशीन एक है उनकी, उसके पास ही उससे जुड़ी हुई, बल्कि उसी जगह पर ये भंडारा चलाया जाएगा। और ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जिसको नूर आलम जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भावना है। क्या आपको लगा कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो उसमें आप भी अपनी तरफ से कुछ अर्पित करें? हमने ये सोचा कि अगर कोई इंसान कहीं बाहर जाता है, रास्ता भटक जाता है, उसको रास्ता अगर कहीं से लोग बता देते हैं तो उसका हृदय कितना खुश होता है। और यहाँ तो हमारे भगवान राम की जितने भी मेहमान आएंगे उनका भोजन बनेगा, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जितने भी बाहरी हमारे सारे भाई लोग आएंगे, सबका भोजन की यहाँ तैयारी बनेगी। और ये हमारे बाबूजी चंपत राय जी का आदेश है, और उनका आदेश हमारे लिए सर आंखों पर है, और उन्होंने खुद इस जगह को डिसाइड किया है और खुद समय निकाल के उसको बताया है। उन्हीं के कहने के हिसाब से ये सारी चीज़ें सब बन रही हैं, और हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा इसलिए ले रहे हैं कि आज हमारे अयोध्या को अयोध्या बनाने में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जितना बड़ा किया है, मैं आपके चैनल से उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। और किस तरीके से उनका हम शुक्रिया अदा करें, ये हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। हम तो भगवान के पड़ोसी हैं, और दूसरी बात वो ये है कि हम लोग दिन भर हर सेवा में लगे रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी है जो हम लोग अपने जिम्मेदारी के हिसाब से उसको पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अयोध्या की शायद बहुत सारी मंदिरों के अंदर में हम लोगों को सेवा करने का मौका मिला है, और आज हमारे लिए ये तो बहुत बड़े फक्र की बात है और बहुत बड़ी बात है कि हम भगवान के पड़ोसी हैं। तो इस प्रसंग से आप ये भी सीख सकते हैं कि अगर जिस प्रकार से भगवान श्री राम के जीवन में हनुमान जी जैसा भक्त था, अगर आज के जमाने में इस कलयुग में आपको हनुमान जी जैसा कोई सहायक मिल जाए, हनुमान जी जैसा कोई मित्र मिल जाए, हनुमान जी जैसा कोई अगर असिस्टेंट भी मिल जाए, तो आप अपने जीवन के तमाम युद्धों को जीत सकते हैं। आपका जीवन आसान भी हो सकता है और वो आपको बहुत मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के साथ साथ कैसे देश की आर्थिक तरक्की के लिए भी काम कर रहे हैं, आज आपको हम ये दिखाने वाले हैं। यानी मंदिर तो है ही, लेकिन मंदिर के साथ विकास भी है। ऐसा नहीं है कि मंदिर बन रहा है तो स्कूल नहीं बनेंगे, कॉलेज नहीं बनेंगे, अस्पताल नहीं बनेंगे, सड़कें नहीं बनेंगी, विकास नहीं होगा। क्या दोनों नहीं हो सकते? और इस समय अच्छी बात यह है कि दोनों काम हो रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से सिर्फ 11 दिन पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को उसका अब तक का सबसे बड़ा
समुद्री पुल समर्पित किया है जिसका नाम है अटल सेतु। नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने वाले इस पुल की लंबाई है 21.8 किलोमीटर, यानी लगभग 22 किलोमीटर लंबा यह पुल है और यह भारत का अब तक का सबसे लंबा समुद्री पुल है, क्योंकि यह समुद्र के अंदर से होकर जा रहा है। विडंबना यह है कि जो विपक्षी दल आज यह कह रहे हैं कि मंदिर की जगह इस देश में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनने चाहिए, उन्हीं विपक्षी दलों ने अपनी अपनी सरकारों के दौरान इस पुल का कभी निर्माण नहीं होने दिया। यानी उन्होंने राम मंदिर को तो रोककर रखा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंदिर की जगह उन्होंने सड़कें बना दी हों, पुल बना दिए हों, बड़े बड़े स्कूल बना दिए हों, अस्पताल बना दिए हों। इस पुल को बनाने का पहला विचार वर्ष 1963 में आया था, जब देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। लेकिन दुख की बात यह है कि वर्ष 1963 से वर्ष 2018 तक, यानी 55 वर्षों तक यह पुल सरकारी फाइलों में ऐसे ही अटका रहा। तो ये विपक्षी दल जो ये कह रहे हैं कि मंदिर से पहले पुल और सड़कें बनने चाहिए, उनसे आज हमारा सवाल यह है कि उन्हें इस पुल को बनाने से आखिर किसने रोका था और इस पुल को बनने का, इसके उद्घाटन का 2024 तक इंतजार करने की क्या आवश्यकता थी। यह पुल 55 वर्षों तक सरकारी फाइलों में फंसा रहा और जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने गंभीरता से प्रयास किए और फिर वर्ष 2018 में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ और रिकॉर्ड 5 वर्षों में समुद्र में इस लगभग 22 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण हुआ। जबकि हमारे देश में अब भी राज्यों में छोटे से छोटे सरकारी पुलों को बनने में भी इससे कहीं ज्यादा समय लग जाता है। उसके उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। मुंबई के लोग आज इस पुल का महत्व समझेंगे, क्योंकि मुंबई के लोग जानते हैं कि उन्हें कितनी परेशानी होती है, मुंबई में कितना जबरदस्त ट्रैफिक जैम रहता है और यह पुल उनके लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। और इस पुल से उन्हें न सिर्फ आसानी होगी बल्कि उनका बहुत समय बचेगा। मुंबई में कोई रहने वाला व्यक्ति होगा, उससे आप पूछिए कि अटल सेतु का महत्व उसके जीवन में क्या होगा और कैसे उसके जीवन में इससे इतना बड़ा फर्क आएगा। लेकिन दूसरे जो राज्य हैं, दूसरे जो शहर हैं, उनके बारे में भी सोचिए। अब देखिए, मुंबई के बाद आपको दिल्ली का एक उदाहरण देते हैं। दिल्ली में एक जगह है आश्रम। दिल्ली के आश्रम में जिस 1.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन अभी पिछले साल मार्च में हुआ है, उसकी 6 बार डेडलाइंस मिस हो चुकी हैं। यानी 6 बार डेडलाइन मिस होने के बाद 7वीं डेडलाइन में यह पुल बना और मुंबई के 5.5 किलोमीटर लंबे वर्ली सी लिंक को भी बनने में 10 साल लगे थे। लेकिन नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने वाला ये 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल सिर्फ 5 वर्षों में बनकर तैयार हो गया। इस अटल सेतु में 16.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण समुद्र में हुआ है और लगभग 5.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण जमीन पर हुआ है और यह 6 लेन का पुल है, यानी 6 लेन की सड़क होगी। इस पुल के नहीं होने से पहले नवी मुंबई से मुंबई के शिवड़ी पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब इस पुल से यह दूरी सिर्फ 16 मिनट में पूरी हो जाएगी। सोचिए, कहां 1 घंटा और कहां 16 मिनट। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल से गाड़ी से एक बार यात्रा करने पर 250 रुपए का टोल आपको देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मंथली पास बनवाता है तो वो 12,500 रुपए में मंथली पास बनवा सकता है। और यहां हम सिर्फ कारों की बात कर रहे हैं। अगर 4 से 6 पहियों वाले ट्रक इस पुल से हर रोज गुजरते हैं तो उनका मंथली पास 65,000 रुपए में बनेगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि अब जो मूल करेंसी है वो करेंसी रुपया नहीं है, बल्कि वो करेंसी टाइम है। अब टाइम असली करेंसी बन गया है और जो लोग टाइम को बचाना चाहते हैं वो पैसे के बारे में अब नहीं सोचेंगे। यानी टाइम इज मनी। और इस पुल से नवी मुंबई से मुंबई के बीच यात्रा अब बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि लोगों को पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो ये जानते हैं कि उनके समय की कीमत इससे भी कहीं ज्यादा है और जो समय वो बचाएंगे उसकी कीमत इस टोल से कहीं ज्यादा है।
आज जिन विपक्षी नेताओं को राम मंदिर के निर्माण से परेशानी हो रही है, उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि राम मंदिर के निर्माण से पहले मोदी सरकार में 500 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण हो चुका है। 51 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल चुके हैं। 4 करोड़ गरीबों को सरकार ने पक्के मकान दे दिए हैं। देश में पानी के 11 करोड़ कनेक्शंस दे दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को मुफ्त सिलेंडर दे दिया गया है और बाद में उस पर सब्सिडी भी दी जा रही है। और 54,858 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवेज का निर्माण भी हो चुका है। 315 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं और देश में लोगों को कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ डोज सरकार लगा चुकी है। और ये सारे काम हुए हैं और उसके बाद भगवान राम का ये मंदिर देश को मिल रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही मंदिर दे दिया, मंदिर से पहले ये सब काम हुए हैं। अब हम आपको साइबर फ्रॉड से सावधान करेंगे। आपको याद होगा कल ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने आपको बताया था कि कैसे मुझे एक साइबर ठग का कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाला अपने आप को कस्टम्स अधिकारी बता रहा था और उसने किसी पार्सल की बात की और कहा कि पार्सल में ड्रग्स हैं, पार्सल में कुछ इलीगल पासपोर्ट हैं और वो पार्सल मेरे नाम से म्यांमार जा रहा था, जिसे उन्होंने पकड़ लिया। और कल की यह खबर देखने के बाद बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने भी हमें लिखा है कि उनके पास भी बिल्कुल ऐसा ही कॉल आया, जिसमें उन्हें भी यही पार्सल वाली स्टोरी बताई गई। ये स्टोरी बताकर उन्हें ठगने की कोशिश हुई, डराने की कोशिश हुई। और हमारे एक दर्शक ने जब उसे बिल्कुल ऐसा ही कॉल आया तो उसने भी उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने रिकॉर्ड किया। और आज हमारे इस दर्शक ने हमें अपनी ये रिकॉर्डिंग भेजी है, जिसमें कॉल करने वाला व्यक्ति अपने आप को कस्टम्स अधिकारी बताकर उसी तरह से साइबर ठगी की कोशिश कर रहा है जैसा कि उसने मेरे साथ किया। इससे क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि साइबर अपराधी कितने बड़े पैमाने पर इस पार्सल वाली स्टोरी से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। और यह बात इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप समझ पाएंगे, जो हमारे दर्शक ने ही हमें भेजी है। सबसे पहले हम आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, आप भी सुनिए। और आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कॉल आए तो आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कीजिए और डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको इस तरह के साइबर अपराधियों को अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। हेलो Hello, this is an emergency notification from customs. You have a problem with your parcel. For detailed information, press 9. लखनऊ कस्टम में आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? नहीं, फोन आया था, आप क्या बात है? क्या फोन आया था सर आपको? नहीं, मतलब मेरे पास में ये फोन आया है कि फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन को प्रेस 9। जी सर, आप अपना सर शुभ नाम बताइए ताकि मैं सिस्टम में चेक कर सकूं आपको किस रिगार्डिंग। प्रदीप सोमानी बोल रहा हूँ। प्रदीप सोमानी। जी सर, आप लाइन पे बने रहे, मैं चेक कर लेता हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं एक्चुअली? जी सर, ये कहाँ का नंबर है? जी सर, मैं लखनऊ कस्टम से बात कर रहा हूँ। हाँ। लखनऊ कस्टम से बात कर रहा हूँ सर, विशाल गुप्ता। हाँ हाँ हाँ, ये तो मेरा तो कस्टम से कुछ है नहीं। हमारे यहाँ सिस्टम में सर, हमारे यहाँ सिस्टम में आपके नाम से एक पार्सल शो हो रहा है जो DHL इंटरनेशनल कुरियर के द्वारा लखनऊ टू म्यांमार भेजा जा रहा है। नहीं, मेरे तो कुछ भी नहीं है सर। जी सर, ये पार्सल भेजा नहीं गया है क्योंकि इस पार्सल में इलीगल कंटेंट मिले थे, 20 पासपोर्ट और 150 ग्राम MDMA। ये पार्सल आपने भेजा है? नहीं, हमने कुछ नहीं भेजा है। जी सर, जिसने इस पार्सल को भेजा उसका फोन नंबर शो हो रहा है सिस्टम में, एक बार आप कंफर्म कर लें। 93 ये मोबाइल नंबर आप यूज करते हो? हाँ जी। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस पार्सल को भेजने के लिए आपका नाम, नंबर और आधार आईडी का यूज किया गया है। ठीक है। तो आपने किसी को अपना आधार आईडी शेयर किया था? नहीं, किसी को नहीं किया था। या फिर कभी आपका आईडी कार्ड खोया हो कहीं पे? नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। या फिर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, होटल बुकिंग, जॉब पर्पस के लिए कहीं दिए थे? नहीं, कहीं और कहीं पे अपना आधार आईडी यूज किया था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो फिर आपको पार्सल भेजने के लिए आपके आधार आईडी का कैसे यूज हो गया सर? मालूम नहीं है मेरे को सर। आपको जो करना हो कर लीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू। ये हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने ये कॉल रिकॉर्डिंग भेजी है जो अभी हमने चलाई, इनका नाम है प्रदीप सोमानी। और
हमारा शो देखने के बाद कल रात को इन्होंने मुझे मेल लिखा। इन्होंने लिखा कि मैं आपका शो हर रोज देखता हूं और आज आपने जिस साइबर फ्रॉड के बारे में जिक्र किया है ये मेरे साथ भी हो चुका है। और वो लिखते हैं कि 29 दिसंबर 2023 को उनके पास भी बिल्कुल ऐसा ही कॉल आया था और उन्हें भी यही पार्सल वाली स्टोरी बताई गई और उसके बाद उन्होंने इस पूरे कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली, जो रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे भेजी है और यही रिकॉर्डिंग मैंने आपको चलाकर दिखाई है। और आपसे बस हम यही कहना चाहते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लेकिन अब डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस तरह के साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ खुद से भी एक कैंपेन छेड़नी होगी और इन्हें पकड़वाना होगा। इस तरह के ज्यादातर साइबर फ्रॉड लखनऊ के कस्टम्स डिपार्टमेंट के नाम से हो रहे हैं और इसीलिए आज हमारी टीम लखनऊ के कस्टम्स अधिकारियों से मिली और उन्होंने हमें बताया कि उनके नाम से की जा रही कॉल्स पूरी तरह से फर्जी हैं और लोगों को इनसे सावधान रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात कस्टम्स डिपार्टमेंट ने बताई कि जब वो किसी पार्सल को जब्त करते हैं तो वो कभी भी इस तरह से किसी को भी कॉल नहीं करते। इसलिए अगर कोई आपको फोन पर यह कहता है कि कस्टम्स डिपार्टमेंट ने आपके नाम से कोई पार्सल पकड़ा है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है और ये कोई ना कोई साइबर ठग ही होगा। कस्टम विभाग ऐसा कोई कॉल नहीं करता, एसएमएस के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से ना कोई कॉल करता है। एक्चुअली जो सरकारी विभाग होते हैं उनकी प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस जो हैं वो स्थापित प्रोसेसेस हैं, कैसे क्या काम होता है स्थापित है। तो हम कोई कॉल नहीं करते किसी को, कोई एसएमएस नहीं भेजते किसी को इस तरीके का, और कोई डिटेल्स नहीं कॉल फॉर करते हैं ऐसे ओवर फोन। दूसरी बात यह है कि हमें भी ऐसी कई कंप्लेंट्स मिली है, ओवर ईमेल और डाक के जरिए भी मिली है कि ये तो सुधीर चौधरी जी के पास से कॉल चला गया और ये मीडिया में हाईलाइट हो गया। पर बहुत सारे लोग जो इसमें फंसते होंगे या ट्रैप हो जाते होंगे, तो कुछ कंप्लेंट्स हमें भी मिली है, हम उसका संज्ञान ले रहे हैं और जो भी हमारे प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई करनी होगी हम ये करेंगे। बट आपके माध्यम से मैं पब्लिक एट लार्ज को ये जरूर सावधान करना चाहता हूँ कि कस्टम्स के नाम से कोई भी कॉल जाता है उसको इंटरटेन न करें। तो आज ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे विशेष मेहमान हैं अभिनय की दुनिया के अटल जी यानी पंकज जी, यानी पंकज त्रिपाठी। पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। और आज हमारे दर्शकों के लिए ये एक ट्रीट के जैसा है कि आज आपसे उनकी मुलाकात इस शो में हो रही है। आपकी फिल्म आ रही है मैं अटल हूं जी, और 3 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। पहला आरोप आपके ऊपर यह लगेगा कि कहीं आप बीजेपी की मदद तो नहीं कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी पर, फिल्म बनाकर चुनाव से ठीक पहले रिलीज करके। नहीं, 3 महीने पहले है तो 3 महीना समय बहुत होता है। और वैसे भी अगर सिनेमा से फिल्म देख के कोई भारतीय मतदाता अपना विचार बदल दे तो मुझे लगता है कि हम भारतीय मतदाता का बहुत कम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब अभिनेता भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं भले पॉलिटिकल रैलियों में या कहीं भी, पर मतदाता के विचार नहीं बदल सकते हैं। तो वैसे ही कहानियां ठीक है, वो श्रद्धेय अटल जी की कहानी है और वैसे ही सर्वप्रिय नेता थे। तो हमारी फिल्म एक राजनैतिक फिल्म नहीं है, राजनैतिक व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म है, जिसमें चूंकि वो राजनीति करते थे तो राजनीति आ ही जाएगी, लेकिन ज्यादा फोकस्ड उनके व्यक्तित्व, उनकी यात्रा पे है। जब किसी बड़े व्यक्तित्व पर फिल्म बनती है तो कलाकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसके जैसा दिखना होता है। हाँ। इंदिरा गांधी पर अगर बनेगी तो वो कहते हैं भाई इंदिरा गांधी पर फिल्म तो अच्छी है लेकिन लगी नहीं है इंदिरा जैसी। लग नहीं रही। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी इस समय कि आपको अटल जी जैसा दिखना है, लगना है, महसूस हो लोगों को। मैं इसीलिए साथ डरा था बिगनिंग में और मैंने बोला यार मैं कहाँ से लगूंगा अटल जी, मैं खुद की कल्पना कर ही नहीं पा रहा हूँ। ये लोग बोले हम कर लेंगे, तो मैं 7 दिन लगाए मुझे इस फिल्म को हाँ करने में कि मैं लगूंगा कैसे। फिर मुझे लगा मैं मिमिक्री की इमिटेशन तो मुझे आती नहीं है, मिमिक करना मुझे 0 आता है, मतलब मैं किसी की नकल नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे लोग आपकी नकल करते हैं, आपकी मिमिक्री इस समय होती है मेरे यहाँ 2-3 लोग करते हैं। अब आपको अटल जी जैसा दिखना है तो ये एक बड़ी चुनौती थी और हमने अपनी समझ, विवेक, कॉस्ट्यूम और मेकअप, गेटअप वालों की मदद से हम जितना दिख सकते हैं, जितना बन सकते थे उतना बनने का प्रयास किया है। जब आपने सबसे पहला इसका जब रशेस देखे होंगे, जब इसका फर्स्ट कट आपने देखा होगा, क्या आपको ईमानदारी से वाकई ऐसा लगा कि आप अटल जी जैसे दिख रहे हैं? जब फिल्म शुरू होती है ना तो 10 मिनट बाद
आप ये चिंता 10 मिनट ज़्यादा बोल दिया, 5वें मिनट आपको ये चिंता या ये दर्शक देखने वाले के मन में, मेरे मन में ये प्रश्न मैं लेके गया था कि यार मैं लगूंगा नहीं लग रहा हूँ। फिल्म शुरू हुई, चौथे मिनट 1 फ्रेम आया, 2 फ्रेम आया, सीन चालू हुए, मेरे दिमाग से ये प्रश्न ही निकल गया। फिर आप जो पर्दे पे जो किरदार दिख रहा है, जो यात्रा दिख रही है, उसको देखने लगते हैं। फिर आप अभी चूंकि आपने मान लीजिए ट्रेलर देखा और फिर यूट्यूब पे अटल जी का वीडियो देखा, तो आप तुलनात्मक बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। फिल्म शुरू होने के बाद ये ख्याल ही नहीं आता है कि तुलना किया जाए कि कितना मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो कहानी धीरे से अपनी उंगली पकड़ा के आपको बोलती है आओ इस यात्रा पे, इस अटला की यात्रा पे, जो घर में माँ अटला बोलती हैं पहले सीन में। तो हमारी फिल्म बटेश्वर के उस अटल की कहानी है जो आगे चल के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी बने और कवि, राजनेता, प्रधानमंत्री। तो अभी आप अटल जी के किरदार में रहते हैं आजकल, या पंकज त्रिपाठी के किरदार में वापस आ गए? नहीं, पंकज त्रिपाठी के किरदार में वापस आ गया हूं, लेकिन इस पर प्रभाव अटल जी का बहुत है अभी। आमतौर पर जब आप इस तरह की भूमिका निभाते हैं, कितने दिन तक आपके मन में, आपके पूरी पर्सनैलिटी में उसका प्रभाव रहता है, चाहे वो कोई भी किरदार हो? जी, फिक्शनल किरदार होता है तो वो 6, 7, 8, 10 दिन में उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, फिक्शनल हो। रियल व्यक्तित्व हो तो चूंकि ये रियल है, मैं पढ़ा हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने खुद रिसर्च में इन्हें देखा है। बाकी हमारे कालीन भैया को मैंने नहीं देखा है, वो फिक्शनल है, वो क्रिएट करना था, इमेजिनेशन से बना लिया, यहाँ वो बात नहीं है। तो कालीन भैया का किरदार जब आप करते हैं, क्या आपको लगता है कि क्रिएटिव फ्रीडम कहीं ज्यादा आपको मिलती है बजाय इसके कि जब आप अटल जी का किरदार करते हैं तो आप एक डब्बे में बंद हो जाते हैं कि आपको इससे बाहर आप नहीं जा सकते? जी, फिक्शनल किरदारों में ये छूट है कि वो ग्राउंड बड़ा, जितना बड़ा बनाना हो बना लो। रियल किरदार में ये छूट नहीं है। आप उन्हीं के जीवन को और जो भी पब्लिक फोरम पे उपलब्ध है उसी बात को आप भले कंटेंट बोलोगे, कुछ नया अपने मन से काल्पनिक हम नहीं गढ़ सकते हैं। काल्पनिक मैं जेस्चर बना सकता हूँ लेकिन बातें नहीं बना सकता हूँ, तो लिमिटेशन बायोपिक में ये होती है। एक सवाल अब पंकज आपके बारे में, आप बिहार से आप आए हैं, हिंदी भाषी हैं, गांव के आदमी हैं। हाँ। बॉलीवुड जो है वो बड़े बड़े ग्लैमरस लोगों की का एक अड्डा रहा है, जहां पर आप जितने ज्यादा ग्लैमरस दिखेंगे, जितने ज्यादा फैशनेबल दिखेंगे, वो देखते हैं कि यूरोप में आप वेकेशन करने के लिए कहाँ जाते हैं, प्राइवेट जेट्स में आप चलते हैं। ऐसी जगह पर जब आप आए और आपने ये सुपरस्टारडम हासिल किया, ये क्या बॉलीवुड का एक बदलता हुआ स्वरूप है जहां पर अब एक सेल्फ मेड मैन, गरीबी, हिंदी, इस पर भी एक प्रीमियम है? हाँ, मतलब ये भी अब कूल होने लगा है। ये कमाल की बात है कि ट्रेडिशनल रूप से आपने जो बातें कही कि एक्टर बनने की जितनी क्राइटेरिया होती है उसको मैं फुलफिल नहीं करता हूँ। हिंदी मीडियम का छात्र, ग्रामीण भारत से आया हुआ, पीआर मशीनरी के बारे में कुछ नहीं जानता है, नेटवर्किंग अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं है, दोस्ती नहीं है, बहुत बड़े लोगों के पास में बहुत असहज हो जाता हूँ कि मैं अब क्या बोलूँगा, कितना देर मुस्कुराऊंगा, मुझे लगता हो गया निकलो। तो ये सारा मतलब वो मैं उस पैरामीटर में नहीं था, पर एक आर्ट से मुझे प्रेम हो गया, एक्टिंग नाम के आर्ट से। वक्त बदला है, मैं मानूंगा कि समय बदला है, सिनेमा बदला है, इसमें ओटीटी का भी योगदान है, क्योंकि वहाँ स्क्रीन की लिमिटेशन नहीं होती थी। मुझे याद है मिर्ज़ापुर ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए और सेक्रेट गेम ने होर्डिंग्स लगाए, उसके बाद आम जनों तक, लोगों तक पहुंचा मैं। और जब जैसे कोविड काल में लॉकडाउन हुआ, छुट्टियां रही, लोग घर में थे, तो मेरे उस वक्त ओटीटी पे बहुत सारे कंटेंट मौजूद थी, फिल्में लोगों ने उस वक्त देखना चालू किया और मुझे कोविड को लॉकडाउन के समय रोज मुझे हजारों मैसेज आते थे। तो यस, सिनेमा बदला है, समय बदला है, हमारे जैसे लोगों को भी। और एक और बड़ी कमाल की वो जगह है फिल्म इंडस्ट्री कि देखते हैं हम, एक छवि है उनकी कि ये लोग कूल लाइफ और हैपनिंग और विदेश और चार्टर ये और वो, बट जिससे उतनी वैचारिक समानता नहीं होती है ना, तो अपने आप दूरी बना लेते हैं कि मुझे मेरा वैसा कोई सर्कल नहीं है जो पार्टी करता हो। हमारे दोस्त वही हैं जो बोलते हैं कि 11 बजे सोना है, घर भी आएंगे तो चलो बाय जा रहे हैं। तो जिसकी जहाँ सहजता होती है उससे दोस्ती मित्रता हो जाती है और हर किस्म का कंटेंट बनता है। भानुशाली स्टूडियो ने तय किया कि अटल जी पे कहानी बनानी है, तो हमने बनाई और हम अब लेके आ रहे हैं सिनेमा घरों में। तो कमाल की जगह है कि वो वहाँ आप
मिर्जापुर में एक लाइन थी मेरा कि व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं बोलता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री हमारे हिसाब से चलती है, हम फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं। इस इंडस्ट्री के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर एक गरीब किसान की कहानी भी होगी तो डायरेक्टर आपको जो निर्देश देता है, निर्देशन अंग्रेजी में करता है, प्रोड्यूसर भी अंग्रेजी बोलने वाला है, डायरेक्टर भी अंग्रेजी बोलने वाला है, कई बार तो एक्टर भी पूरे जो डायरेक्शन है अंग्रेजी में ही लेता है, फिर उसको हिंदी में करता है। आज आप विनोद भानुशाली और रवि जाधव के साथ आपने ये काम किया, आपको इनके साथ वर्सेस ऐसे जो लोग हैं जो आफ्टर सक्सेस पार्टी करने वाले जो लोग हैं, कितना फर्क लगा? बहुत फर्क है। विनोद जी कच्छ से आते हैं, हमारी तरह साधारण परिवार के हैं, परिवार की संघर्ष कठिनाइयाँ देखी हैं। हमारे दूसरे डायरेक्टर अपना लक्ष्मण उतेकर जो मिमी और इसके उनके दोस्त थे और दोनों एक कंपनी में नौकरी करते थे, वो कैमरा अटेंडेंट और ये सीनियर थे वहाँ पे। आज एक प्रोड्यूसर हैं और एक डायरेक्टर हैं कमाल के हिट। तो मैं इनकी यात्रा जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि अपनी ही जैसी तो जर्नी है कि मैं आया था तो इगतपुरी स्टेशन पे बड़ा पाव खाया था पहली बार, ट्रेन से हम मुंबई गए थे। तो हम रवि जी अगेन एक मिल में काम करने वाले परिवार का लड़का जो मिडिल क्लास जीवन जीता है, पढ़ाई करता है, हमारी तो जे आर्ट स्कूल जाता है, पेंटिंग करता है, फिर एडवर्टीजमेंट में जाता है। तो हम लोग लगभग एक दुनिया से आते हैं, तो हमारे बीच ये एक अपने आप समझ पैदा हो जाती है, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। और ये सब ऑकवर्ड लोग हैं, इनसे पूछो क्या करूँगा मैं उधर, रात में सोना है मेरे को, मैं किस पार्टी में जाऊँ, क्या करूँगा उधर, तो सहजता बन जाती है। और उसी का परिणाम है कि रूटेड लोगों ने मिलकर एक रूटेड फिल्म बनाई है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक साधारण पृष्ठभूमि के बच्चे की कहानी जो राजनेता और प्रधानमंत्री और एक पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी खड़ा करते हैं, बनाते हैं, उसकी कहानी है जो प्रेरणा देगी। आजकल हम देखते हैं पंकज जी की पूरा जमाना इंस्टाग्राम और रील्स का है और बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं या तो आप देखते हैं वो जिम में जा रहे हैं, जिम लुक, एयरपोर्ट लुक, वेकेशन पे जा रहे हैं तो कौन से प्राइवेट प्लेन में बैठकर जा रहे हैं, लेटेस्ट फैशन के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, अजीब गरीब चश्मा लगाकर, इस तरह की रील्स उनकी देखने को मिलती हैं। आपकी जो रील्स होती हैं ज्यादातर उसमें आप कोई ना कोई ज्ञान दे रहे हैं, फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, जीवन दर्शन की बात कर रहे हैं, ये एक अलग धारा आपने लगाई है। तो कई बार ऐसा लगता है कि आपसे एक एक्टर से ज्यादा किसी एक किसी गुरुदेव से बात हो रही है, उसका रील्स हम देख रहे हैं। तो ठीक है ना, लोगों को बाकी चमक दमक फैशन और ये दिखा ही रहे हैं लोग, एक तो गुरु टाइप एक्टर भी होना ही चाहिए, एक्सेप्शन होता ही है। मैं उसके पीछे मुझे कई बार लगता है ना कि हम जिस समाज के नायक हैं, जो समाज हमारी कहानियां देखता है, तो उस समाज को हम ड्रीम और फैंटेसी कितना दिखाएंगे और सच्चाई से कितना रूबरू कराएंगे। मैंने 10 लाख का जूता खरीदा है, लेकिन क्या मेरा जो दर्शक है वो उसको हम क्या दिखाना चाहते हैं, अपनी विलासिता, अपना धन, अपना वैभव? मुझे लगता नहीं। मैं अपनी सहृदयता, अपनी भावना, अपनी समझ, अपना एक्सपीरियंस दिखाऊंगा लाइफ को लेके, करियर को लेके। मैं अपने जूते नहीं दिखाऊंगा, मुझे चाहिए भी नहीं महंगे जूते, क्या करना, जूते कितने भी महंगे हो अंत में उसको पहन के चलना ही है या गाड़ी में बैठना ही है। तो मेरी ओरिएंटेशन ऐसी है, इसलिए मुझे लगता है कि वो सब करने की जरूरत है। जो सादगी, जो धीमापन है जीवन का, ये इंडस्ट्री आपसे ये नहीं कहती कि सादगी को छोड़ दीजिए जैसे जैसे पैसा आ रहा है, नहीं। इस धीमेपन को अब आप छोड़ दीजिए, नहीं। ये रात में अच्छी नींद आने की बात करना छोड़ दीजिए, तो रात भर जागने की बात कीजिए। ना मेरे से, मैं तो मुझसे नहीं होगा। मैं नींद प्रधान आदमी हूँ, मुझे 8 घंटा सोना होगा। मेरे घर में पार्टी नहीं होती है, कुछ नहीं होता। एक बार दोस्त आ गए थे, 12 से ऊपर जाने लगे, हो गया, बातें कर रहे हैं। मैं बोला सुनो तुम लोग बातें करो, मैं सोने जा रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहती। इंडस्ट्री एक अच्छी चीज़ है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि वो बहुत मुश्किल चीज़ है एक्सेप्टेंस के मामले में, कि क्योंकि भीड़ बहुत है, लेकिन वो ये भी नहीं कहती है कि तुम बदल जाओ, तुम मेरे से कुछ मैच नहीं हो रहा है भाई, इनको रहने दो, इनकी कास्टिंग ही कर लेना, इनसे मित्रता मत रखो। आपने पिछले 10 साल में, खासतौर पर जब हम बात करते हैं 2014 से, ये थोड़ा मिक्स है, राजनीतिक प्रश्न भी आप इसको कह सकते हैं, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से हमने ये देखा है कि
गरीबी पर थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम, इंडियननेस पर, राष्ट्रवाद पर, और आजकल आप देखेंगे राम मंदिर की जो आपको लहर देखने को मिलती है। राम मंदिर को शायद हमने अंडर एस्टिमेट किया था। जिस तरह से, सिर्फ टीवी चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, गांव गांव में जो लोगों, बहुत बड़ी आस्था है सर, लोगों की जो आस्था है ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो भीतर बसे हैं जनमानस में। और मर्यादा पुरुषोत्तम दो शब्द भी उसमें है। तो अभी क्या है ना, आपने सही बोला कि अब हिंदी कूल होने लगा, एक एलिटिज्म टूटा है। तो अब मेरे में कॉम्प्लेक्स नहीं था। मैं अपने आसपास या बिहार में बच्चों को देखता था कि अंग्रेजी सीख लो, हमने तो हिंदी भी सीखी है। मुझे लगा कि ठीक है, एक कम्युनिकेशन की भाषा है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, सीख लेनी चाहिए। बट जो मेरे पास है उस पर गर्व हम क्यों ना करें कि मेरे पास हम जिस सिनेमा में खाते कमाते हैं वो तो हिंदी ही है, हिंदी सिनेमा के हिस्सा है। तो हमको हिंदी आचरण करने में, हिंदी बोलने में, हिंदी वस्त्र पहनने में क्या दिक्कत है? हमारा आचरण भी। इस फिल्म इंडस्ट्री के OTT में भी और वैसे भी हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से अब आपकी गिनती आती है। मुझे तो पता नहीं आप एक फिल्म का और एक वेब सीरीज का आजकल कितना पैसा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि काफी पैसा इस समय आप मैंने, कुछ लोग लिखते हैं, मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं की। तो आर यू मनी माइंडेड? आप अपना कितना धन लेंगे वो कैसे आप तय करते हैं कि इतना मैं लूंगा? हम लोगों का कोई धन फिक्स नहीं होता है। प्रोजेक्ट कई कहानियां लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम कैसे भी करके जुड़े। बट अगेन कैपिटलिज्म का दौर है, पूंजीवाद है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि मैं प्रवचन भी देता हूँ तो लाइफ चेंजिंग की बात करता हूँ तो मेरी लाइफ ठीक ठाक है तभी करता हूँ। पेट भरा होना आवश्यक है दर्शन के लिए। तो भूखा दर्शन नहीं करेगा, बोलेगा चुप रहो, पहले भोजन कराओ। तो वो उसका भी एहसास है, ऐसा नहीं कि उसको। तो प्रेम और पैसा जितना मिले कम लगता है और इस दौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी हिस्सा है। मैं सब बच्चों से बोलूँगा, परिश्रम करो, मेहनत करो, कमाओ, खूब कमाओ, सफल हो जाओ, फिर सार्थक बनो, मीनिंगफुल बनो कि उस पैसे का 5-10% क्या मैं सदुपयोग करूँगा किसी अच्छी चीज़ काम के लिए, जो सामाजिक काम हो, कुछ भी हो। आज के पूरे इंटरव्यू में अगर आपकी रील्स के लिए, आपके जीवन दर्शन वाली जो रील्स है उसके लिए कुछ निकाला जाए तो आप क्या कहेंगे आज की बातचीत में? आज की इस बातचीत में मुझे याद नहीं है, पर है मसाला तो मिल चुका है। स्टारडम को अचानक आई इस सफलता को या बहुत कड़ी मेहनत के बाद आई सफलता को कैसे डील करना है? क्योंकि सफलता कई बार आदमी का दिमाग भी खराब कर देती। अब रियल मटेरियल आ गया, अब ये मटेरियल आ गया। इस पर आप थोड़ा स्ट्रगल को हैंडल करना आसान है, सक्सेस को हैंडल करना मुश्किल है। पावर जैसे आती है व्यक्ति के पास ना, सक्सेस मतलब पावर, मनी, पैसे आ गए, आपको 4 लोग सुनने को तैयार हैं कि मेरे हिसाब से कहानी लिखनी चाहिए, नहीं इसकी कास्टिंग होगी, उसकी नहीं होगी। तो पावर जैसे आती है, तो पावर का एक बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो है कि वो आपको लगेगा कि दुनिया अब मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। अटल जी के व्यक्तित्व में मैं समझा कि वो बोले, भाई आपको रिसर्च में पता चला कि कुछ लोग नापसंद करेंगे, हर कोई पसंद नहीं कर सकता है। तो सक्सेस को हैंडल करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, इस पे बातें नहीं है, इस पे किताबें नहीं है। हाउ टू हैंडल फेल्योर है, हाउ टू हैंडल सक्सेस नहीं है। तो इस पे भी बात होनी चाहिए। वो दो, सक्सेस का रेशियो कम है तो लगा बाजार नहीं है, ये तो 2-1% लोग होते हैं, तो इनको समझाने के लिए कौन अपना मटेरियल खरीदेगा। पर सक्सेस की बाय डिफॉल्ट दिमाग खराब करने की क्षमता है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। मुझे आज के दिन में कोई अपमानित कर दे तो मुझे लगता है छोड़ दो, मैं गुस्सा करूंगा, मैं बदला लेने की सोचूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है भैया, नमस्ते, आप खुश रहिए, मैं चलता हूँ। सफलता ने आपको विनम्र बनाया? जी, विनम्र बनाया। और ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, अटल जी की जीवनी, कुछ किताबें, कुछ व्यक्ति, तो लगता है कि नहीं भाई, मतलब ऐसे ही रहो। आखिरी सवाल, यहां पहुंचने के बाद अभी भी किसी चीज का दुख है आपको? जैसे कई, एक दुख ये हो सकता है कि आप जो हम ट्रेडिशनल जो किरदार हीरो का जो होता है, आप उस जमाने के 70s, 80s और 90s में जो हीरो होता था, अमिताभ बच्चन टाइप, वो आप नहीं बन पाए।
आज आप हैं तो हीरो ही, हर प्रोजेक्ट में आप हीरो होते हैं, लेकिन आपके साथ हीरोइन नहीं होती, ये फर्क है। आप एक अलग रास्ता आपने चुना है। मेरी हीरोइन घर में है ना, मृदुला। तो बहुत खुश होंगी ये सुनकर। जी, तो नहीं, मैं जिस किस्म की कहानियां मुझे प्रभावित करती हैं, आते हैं ऐसे, वैसे भी रोल आते हैं, पर मुझे लगता है जो मेरी तासीर में नहीं है वो करने जाऊंगा तो मैं झूठा लगूंगा, नकली लगूंगा। तो बेहतर है कि जो मेरी मौलिकता है वो बची रहे। फैंटेसी आए, इमेजिनेशन आए, लेकिन वो आर्ट वाली आए, वो नकली वाली ना आए। किसी चीज का दुख आपको, मलाल? नहीं, कोई दुख मलाल नहीं है। दुख तो छोटे मोटे जीवन में बहुत होते हैं, पर ऐसा कोई दुख नहीं है जिसकी बातें करें। दुख, वो दुख भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सोशल कंसर्न लगता है मुझे कि मोबाइल आ गया है, लेकिन मोबाइल जैसे हाउ टू हैंडल सक्सेस हो, वैसे ही हाउ टू हैंडल ऑपरेट मोबाइल का भी एक क्रैश कोर्स निकलना चाहिए कि इसको कैसे ऑपरेट करें। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्लैक एंड व्हाइट में आने के लिए, आपने इतना समय दिया। आप बहुत व्यस्त हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सुधीर जी। नमस्ते आप सभी को। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। वहीं झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको तुरंत राहत तो देगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स जीवन भर रहते हैं।